आइए बच्चों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होंगे। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होने हैं तो उसको हम अल्काइन बोल सकते हैं, है ना। अल्काइन होगा वो। अच्छा ठीक, अगर वो अल्काइन होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध बनेंगे तो वो क्या होगा, अल्काइन होगा। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो इस सूत्र पर जो बैठ रहा है वो सही है क्योंकि 3 आबंध हो रहे हैं। तो हम तो बारी बारी से सबकी संरचना बनाकर तो नहीं ही देखेंगे, वो लेंथी होगा। हाँ, आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। आप आराम से क्या कर सकते हैं, कार्बन 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 3 कार्बन हो गए, एक एक आबंध वाला, है ना। और इसके साथ 8 हाइड्रोजन जोड़ना है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं सभी कार्बन को 4-4 हो गए, पूरा हो गया। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, कि एक एक ही आबंध है, एकल आबंध बना हुआ है। यहां पर 2 आबंध या त्रिआबंध की बात नहीं हो रही है। अब 3 आबंध वाले की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी में कार्बन 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 3 कार्बन हो गया। अभी मैं शुरुआत में इसमें एक एक बंधन दे रहा हूं, आगे जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो 1 हाइड्रोजन इसको, 1 हाइड्रोजन इसको, और मैं जो हूं 1 हाइड्रोजन दे रहा हूं इसको, ठीक है। कितने हुए, 3 हाइड्रोजन हुए, है ना। अच्छा ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी लेकर के अगर मैं चलूं तो देखता हूं क्या होता है कि अगर हम कहें 3 कार्बन है, कार्बन 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 के बीच में 3 है ना, एक 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 अभी हम सिंगल बॉन्ड ही दे रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ। इस कार्बन, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, है ना। लेकिन अभी भी इस कार्बन की जरूरत पूरी हो रही है क्या, अभी भी इस कार्बन की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। अगर हम एक और हाइड्रोजन इसके साथ दे दें तब इस कार्बन की जरूरत क्या हो गई, पूरी हो गई। अब बचा ये अंतिम वाला हाइड्रोजन के पास मैं आता हूं, क्योंकि अंतिम वाले हाइड्रोजन के पास जैसे ही मैं आऊंगा तो क्या होना है आपको बता दूं। 1 हाइड्रोजन यहां पर अगर मैं दे दूं कार्बन के साथ तो इस कार्बन को अब कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। अच्छा, यहां मैं 2 भी नहीं दे सकता क्योंकि इस कार्बन की जरूरत पूरी हो चुकी है, लेकिन इस कार्बन को तो अभी तक 2 ही मिले हैं। तो इसलिए यहां पर जो है त्रिबंध बनेंगे, ताकि इस कार्बन का 3 1 4 हो गया, इस कार्बन का 3 1 4 हो गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी संरचना को बना सकते हैं। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लेकिन आप फॉर्मूला के हिसाब से अगर चलकर देखिए, सामान्य सूत्र के हिसाब से देखिए तो आसानी से पता लगा सकते हैं। अच्छा, Cn आप देखिए, अगर C3 देते हैं, C अगर ऑप्शन नंबर ए में 3 है, C अगर 3 देते हैं तो H2 into 3 है ना, -2 यही होना, क्योंकि मैंने n का वैल्यू क्या रखा, 3 रखा है। तो अब क्या है बताइए, C3 है ना, H 3 दूनी 6 -2 C3H4, C3H4, तो C3H8 है, ये तो होना नहीं, C3H4 देखिए कितने आसानी से कितने कम में निकल गया। इसीलिए मैं कहता हूं आप सामान्य सूत्र इन सब के याद रखें कि क्या होते हैं, अल्काइन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्केन हो गया, इन सब का। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक कहने से मतलब है गंधीय यौगिक। कैसा यौगिक, गंधीय यौगिक, गंधीय यौगिक। और अगर मैं गंधीय यौगिक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, गंधीय यौगिक की बात कर रहा हूं,
तो इन सब में बाबू बेंजीन से अच्छा गंधीय यौगिक नहीं होता, बेंजीन सबसे अच्छा गंधीय यौगिक है। तो बताइए इन सब में एरोमेटिक यौगिक कौन हुआ? बेंजीन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आपका है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर है। इन सब में ज्यादा सोचने की बात नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट टिक आउट करिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। बाबू एक कक्षा में, चाहे वो कोई कक्षा हो, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। आप इसको देख सकते हैं, जैसे बताइए पहली कक्षा मैंने बताया KLMN है ना, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ऐसे करके बताया था। अब बताइए तो यहां पर क्या हुआ है? हम कह रहे हैं कि पहली कक्षा की बात, किसकी बात? पहली कक्षा की बात में तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम ये टेस्ट करके देखते हैं। n का मतलब हुआ कक्षाओं की संख्या, हम यहां लिख दे रहे हैं n इक्वल कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। हम किस कक्षा की बात कर रहे हैं? कहने का मतलब यह है, अगर हम पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो n का मान 1 होगा और 2 गुना 1 का जो वर्ग होता है वह 1 ही होता है, और इस तरह से 2, तो पहली कक्षा में 2 हुए। दूसरी की बात करें तो 2 गुना, यहां n का, दूसरी कक्षा की बात करें तो n का मान 2 होगा। इसका अगर हम वर्ग करें तो 2 गुना 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है, और इस हिसाब से 2 चौके 8 होता है। आप देख पा रहे हैं। तो जो किसी भी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n² होगी। कितनी होगी? 2n² होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला, साइटोन का आकार होता है। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं बायोलॉजी में, अब हम लोग जीव विज्ञान में आ चुके हैं, और जीव विज्ञान से क्वेश्चन अब जो भी होंगे आपके सामने जीव विज्ञान का क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर में दे रखा था, आप सबों ने अच्छे से उसको देखा, समझा और उस पर आपने विचार किया। ऐसे ही टिक आउट नहीं किया, आपने उस पर विचार किया, क्यों इसका आंसर यही होना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर भी आपने तर्क किया। आइए अब चलते हैं आगे और जीव विज्ञान का क्वेश्चन शुरू करते हैं बनाना। साइटोन का आकार कैसा होता है? तो बताइए, जो आप लोग न्यूरॉन देखते होंगे, है ना, जो आप लोग न्यूरॉन देखते हैं, तंत्रिका कोशिका, उसमें साइटोन कैसा है? ऐसा है ना। साइटोन कैसा है? ऐसा है ना, ऐसा। तो ये साइटोन हुआ। तो साइटोन कैसा लग रहा है? गोल, है ना, गोल लग रहा है, त्रिभुज लग रहा है, तारक, जो ताराकार, ताराकार मतलब स्टार के जैसे लग रहा है ना, तारा के जैसे लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। साइटोन जो है वह तारा के जैसे दिखता है, वह स्टार की तरह दिखता है। चलिए आज चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो इन सब का ऑप्शन आप देखिए क्या होता है। ऑक्सीटोसिन सबसे पहला ऑप्शन, यही गलत है। ऑक्सीटोसिन बाबू हम लोगों में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही जो दूध होता है, जो कि स्तन से निकलते हैं, वह किसके कारण से निकलते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण निकलते हैं। दुग्ध का स्राव जो स्तन से बाहर होता है वो किसके कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। बाद बाकी साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब के सब क्या है बाबू? तो ये सब के सब पादप हार्मोन है। ये सब के सब क्या है? पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका कौन नहीं है? ऑक्सीटोसिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला, यूरिया जो है रक्त में कहां प्रवेश करता है? तो बाबू यूरिया को जो है
वो कौन तैयार करता है? तो वो तैयार करता है हमारा आपका लीवर, यकृत जिसे कहते हैं। तो लीवर तैयार करता है यूरिया को, ठीक है। तो बताइए यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में प्रवेश करता है यकृत से। कहां से? यकृत से प्रवेश करता है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा आपका देखते हैं कहां है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसी परिस्थिति तंत्र का एक जैव घटक है? कौन सा घटक है? जैव घटक है। बताइए, जैव घटक मतलब जिंदा होना चाहिए, है ना। अजैव घटक मतलब मृत। जैव घटक मतलब एकदम क्या, बायोटिक, है ना, जीवन जिसमें हो। इस सब में किसमें जीवन लग रहा है बाबू? तापमान बिल्कुल नहीं। कवक, यस, फंगस में जीवन है। वायु में बिल्कुल नहीं। मृदा बिल्कुल नहीं। ये सब अजैव घटक है। एक कवक ही ऐसा है जो जैव घटक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, ठीक है। शुक्राणु जो होते हैं नर युग्मक और अंडाणु जो है मादा युग्मक, ये भी क्या होते हैं? अगुणित। ये भी अगुणित। ये दोनों मिलते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र, और इस दोनों के संयोजन से जो बनता है वो क्या होता है? द्विगुणित होते हैं। और क्या? 23 जोड़ा, कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। और ये क्या है बाबू? इसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं, या इसी का नाम जायगोट है। इसी का नाम जायगोट है, जिसे आप हिंदी में भी जायगोट लिख सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए भाई, जायगोट कौन है ना। जायगोट कौन है? तो जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है उसको कहते हैं जायगोट। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, पादप अपशिष्ट कहां जमा रहता है? कहां संचित रहता है? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो जो पौधों के अपशिष्ट है ना, कचरा है ना, वो उसके छाल में, उसके पत्तों में, है ना, इन सब जगह जमा रहता है ना। जो जड़ है ना वहां भी जमा होता है, जो तना है उसमें भी जमा रहता है। फल जहां से जुड़ा हुआ रहता है तो फल में भी उसके कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पत्ते जो झड़ के गिर जाते हैं उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कई सारे पौधों में लेटेक्स होता है, दूध जैसा, है ना। और कई सारे ऐसे पदार्थ पौधे होते हैं जिसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है, एकदम गम, है ना, जिसको ग्लू कहते हो, वो गौंद निकलता है। तो आप देखिए क्या है, पादप अपशिष्ट कहां संचित? कोशिकीय रिक्तिकाओं में, बिल्कुल सही। पत्तियों में, हाँ। छाल में, बिल्कुल। इनमें से सभी ऐसे हैं जिनमें पादप के अपशिष्ट पदार्थ जमा रहते हैं। ठीक है बाबू। आइए अगले प्रश्न को हम आप चले। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम लोगों के सामने क्या आता है। सामान्य अनुशीतलन दाब क्या होता है? देखिए, एक है अनुशीतलन दाब, एक है प्रकुंचन दाब। कहने का मतलब यह है, अगर हम बात करें अनुशीतलन दाब का, ठीक है, अनुशीतलन दाब, तो अनुशीतलन दाब मतलब शिथिलन हो रहा है। शिथिलन मतलब क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है हृदय का। तो अनुशीतलन को डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यह नीचे वाला है, मतलब कि वापस जो रक्त वापस आ रहा है या फिर जो हार्ट में आ रहा है ये उसका है। अनुशीतलन हो रहा है मतलब फैलाव हो रहा है। इसका जो होता है बाबू दाब 80 mmHg होता है। कितना? 80 mmHg होता है। यही अगर प्रकुंचन दाब पूछा होता, यही अगर प्रकुंचन दाब पूछा होता, है ना, तो प्रकुंचन रक्त दाब जो होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये निलय लगाता है, कौन लगाता है? निलय लगाता है। और इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, 120 mmHg, 120 mmHg। तो अगर अनुशिथिलन बोल रहा है, शिथिल हो रहा है, फैल रहा है वो, ठीक है, रिलैक्स हुआ है वो, तो अनुशिथिलन दाब जो होगा कितना होगा बाबू? 80 mmHg। कितना? 80 mmHg। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं क्या? तो बाबू समजात अंग होते हैं। कैसे होते हैं? समजात अंग होते हैं। मनुष्य के, बिल्ली के, चमगादड़ के, इनके जो अग्रपाद होते हैं क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं, समजात अंग होते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखें। बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। आप सबों को इसको अपने हर मित्र को दिखाना चाहिए, अपने हर दोस्त को इसको शेयर करना चाहिए, ताकि ये उनके पास जाए जो बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। आप सबों को इसको जितना अधिक हो दूसरों का भला करना चाहिए, अपना भला होता है, तो आपको इसको जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए। ये पूरा मॉडल सेट का जो है सॉल्यूशन वीडियो है। कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप कहीं पर हो, बिहार के किसी कोने में हो या बिहार से बाहर बैठ करके आप वहां से तैयारी कर रहे हैं 2024 के बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए, कोई बात नहीं बाबू, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको इतने मटेरियल मिल जाएंगे, इतना चीज मिल जाएगा कि आप अच्छे मार्क ला पाइएगा। बस आप बने रहें। आपकी रेगुलरिटी बहुत अनिवार्य है, कह सकते हैं आप, आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो देखिए जो पादप होता है ना, उसमें दो उत्तक जो है परिवहन का कार्य करती हैं। एक है पादप उत्तक की मैं बात कर रहा हूं, एक है जाइलम। एक कौन है? जाइलम, XYLEM, जाइलम। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। किसका? जल का परिवहन, है ना। जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। तो जैसे जल जैसे जाइलम, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जाइलम से किसका परिवहन होगा? जल का परिवहन होगा। दूसरा है फ्लोएम। दूसरा है क्या है बाबू? दूसरा हमारे पास यहां पर दे रखा है फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है, PHLOEM, फ्लोएम, है ना, ये जो फ्लोएम है बाबू, इससे भोजन का परिवहन होता है। इससे क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। जैसे मैं बता दूं, जो जाइलम होता है ना, ये जल का परिवहन करते हैं। कैसे जल का परिवहन करते हैं? तो जड़ से जल को अवशोषित करता है। जल, जो जड़ है ना पौधे की, मूल रोम, वो जल को अवशोषित किया विसरण विधि द्वारा। जड़ से जो है ना, पौधों ने क्या किया? जड़ से जल को अवशोषित कर लिया। किस विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा, ऑस्मोसिस कहते हैं उसको। तो जो परासरण विधि द्वारा जल लिया है, जड़ ने उसको अवशोषित किया है, उसी क्या करता है पौधा? तो यहां जड़ से जुड़ा हुआ है जाइलम उत्तक। ये जाइलम के अंदर एक क्या होता है? चूसन बल कार्य करता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो वो चूसन बल नीचे से ऊपर की ओर पानी को खींचता है। तो जड़ से जो है पौधे के ऊपरी हिस्से में जल का वहन होता है। जल का वहन कहां से होता है? जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है। एक दिशीय है, कहने का मतलब यह है कि केवल नीचे से ऊपर इससे जल आ सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, है ना। तो एक दिशीय हुआ। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें, तो पत्तियों में जो भोजन तैयार हुआ है वह पूरे पौधे के हर हिस्से में वितरण होना है उसका। तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा तैयार भोजन का वितरण होता है पौधे के विभिन्न हिस्सों में।
है ना। और जो खाना बच गया ना, जो फ्लोएम उत्तक होता है वो बाबू सिर्फ नीचे की ओर ही नहीं ऊपर की ओर भी भोजन भेज सकता है ना। तो ये द्विदिशीय होता है, नीचे ऊपर दोनों ही दिशा में ये कार्यरत होता है। जाइलम केवल एक ही दिशा में कार्यरत होता है, नीचे से ऊपर की ओर जल का वहन करने में। लेकिन फ्लोएम ऐसा नहीं है, नीचे भी यह कार्य करता है, नीचे ऊपर से नीचे की ओर भी आता है, नीचे से ऊपर की ओर भी जाता है। इसीलिए फ्लोएम द्विदिशीय होता है और भोजन का परिवहन करता है। देखिए क्या है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। क्यों बाबू? जल के लिए नहीं, एमिनो अम्ल के लिए बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन के लिए नहीं, भोजन संवहन बिल्कुल सही बात है, भोजन के लिए, भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। आइए चलते हैं हम आगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बाबू एक वयस्क मनुष्य के 32 गो दांत होता है। ऑप्शन नंबर सी। कितना दांत होता है? 32 गो होता है दांत। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आइए चलते हैं हम। आप हमारा अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है बाबू? एंड्रोजन है ना, एंड्रोजन क्या है? तो यह नर जनन हार्मोन है। क्या है? नर जनन हार्मोन है। तो एंड्रोजन के लिए इसमें से देख लीजिए नर लिंग हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है ना। मादा लिंग हार्मोन क्या है बाबू? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चलिए हम आगे चलते हैं। नर लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है बाबू, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, जो बिछा हुआ रहता है पूरे जाल की तरह, ठीक है। यहां से जानकारी हासिल करता है, यहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच भी जानकारी इधर उधर होता है, तो डेंड्राइट्स है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो बाबू आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अपने अगले प्रश्न को देखता हूं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है, एक तो अंधेरा वाला अभिक्रिया है ना, अप्रकाशीय अभिक्रिया। जो प्रकाश अभिक्रिया है वो किस पर निर्भर करेगा? क्या होगा जो प्रकाश अभिक्रिया होगा, है ना। तो पहली बात तो पौधा हरा होना चाहिए ना। पौधे में क्या होना चाहिए? पर्णहरित होना चाहिए, क्योंकि पर्णहरित ही क्या करता है? सूर्य से सूर्य की एनर्जी को, सूर्य से सौर ऊर्जा को खींचता है ना। और सौर ऊर्जा से क्या कर देता है? रासायनिक ऊर्जा तैयार करता है। कौन? पर्णहरित। तो पर्णहरित का होना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, ठीक है, पर्णहरित आ गया तो वो सूर्य से सूर्य प्रकाश को खींच लेगा। सूर्य की उपस्थिति भी तो अनिवार्य है बाबू। सूर्य रहेगा तब ना सूर्य का प्रकाश खींचेगा पर्णहरित, है ना। क्लोरोफिल, पर्णहरित को ही अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। तो सूर्य की भी उपस्थिति अनिवार्य है। अच्छा, होता क्या है प्रकाशीय अभिक्रिया में? तो एक तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दूसरा काम क्या होता है? तो दूसरा काम होता है प्रकाशीय ऊर्जा में, जो H2O है ना, जल, वो जल टूट जाता है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है बाहर, और हाइड्रोजन जो बच गया वो जाकर CO2 से रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज बनता है। वो प्रकाशीय अभिक्रिया है। लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया में H2O टूटता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी? तो पहली बात, जल भी होना चाहिए, सूर्य की रोशनी भी होनी चाहिए, क्लोरोफिल भी होनी चाहिए। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी, 69 का डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, किसके द्वारा जाता है? तो जो गुर्दा है बाबू, अगर आप देखिएगा, अगर आप गुर्दा की बात करें बाबू, तो गुर्दा की अगर हम, एक मिनट, अगर हम गुर्दे की बात करें बाबू, है ना, तो गुर्दा कैसा होता है? गुर्दा कैसा होता है? सेम के बीए की आकार का होता है। और फिर इस गुर्दे से निकलता है पाइप, है ना, पाइप निकलता है। और नीचे में क्या है? नीचे में है मूत्राशय, है ना। अब मूत्राशय के नीचे में होता है मूत्र मार्ग, है ना, यूरेथ्रा।
तो जो किडनी है, दोनों तरफ किडनी दुगो होता है बाबू, तो जो किडनी है इससे जो मूत्र निकला तो इसी पाइप होते हुए मूत्राशय में जाएगा। इस पाइप का नाम मूत्रवाहिनी है। क्या है? मूत्रवाहिनी। क्या है बाबू? मूत्रवाहिनी। इसको अंग्रेजी में यूरेटर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको यूरेटर कहते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो गुर्दे में, गुर्दा मतलब किडनी यानी कि वृक्क, एक ही बात है। आप गुर्दा कह लीजिए, वृक्क कह लीजिए, किडनी कह लीजिए, एक ही बात है। इससे जो मूत्र निकला वो मूत्राशय में कैसे गया? मूत्रवाहिनी होते ही। ऑप्शन नंबर बी, 70 का ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना बाबू? चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रक्त क्या है? तो बाबू रक्त हम कोशिका 1 मिनट के लिए कह भी देते, लेकिन इसमें एक ही कोशिका होता है। इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है और ग्लूकोज आदि सब भी होता है ना। लेकिन ये बना है बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से, है ना। तो ये तो उत्तक हो गया ना। अच्छा, रक्त इतना ही नहीं, कैसा उत्तक है? अगर ये पूछ दे रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी, तरल संयोजी उत्तक है। एक तो तरल है, ऊपर से संयोजी है। तरल संयोजी उत्तक है रक्त। क्या है? रक्त उत्तक है। रक्त उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, फूल में नर प्रजनन अंग। तो बाबू फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम में वो निपट जाता है। जैसे नर प्रजनन अंग की बात करेंगे तो उसमें आएगा पराग कोश, है ना। उसके बाद आएगा पुतंतु या तंतु डंठल, है ना, या फिर पराग कोश हो गया, है ना। और पराग कोश और उसका तंतु डंठल जो है, यही दूगो चीज है। इस पराग कोश में जो होगा वो पराग कण भरा हुआ रहता है। तो ये जो पराग कोश है, डंठल है, नीचे से सटा हुआ है पुष्प दल से। तो ये जो है, जो पुरुष का जनन अंग है, इस दोनों को सम्मिलित रूप से पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो देख लीजिए पुंकेसर कौन है। फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर। यही अगर स्त्री प्रजनन अंग पूछता तो स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। चलिए पुंकेसर, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन के द्वारा लिखी गई है? अगर हम कहें तो वो है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है, इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कुछ ऐसे प्रश्न है बच्चों जिसको आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको याद रखने के अलावा और कोई बात नहीं की जा सकती उसके साथ। मानव आहार नाल में, मानव की जो आहार नाल है, कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो बाबू अगर हम कहें तो आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी एक नली है, जिसमें कि छोटी आंत, अकेले छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई, इसका जो व्यास होता है वो 2.5 cm होता है। तो 6 मीटर अकेले है ना बाबू 8 से 10 मीटर में। तो सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत है। मानव आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका बिल्कुल नहीं। शुक्रवाहिका तो नर जनन अंग का न भाग है बाबू, है ना। शुक्रवाहिका जो कहां से शुरू होती है? अधिवृषण से शुरू होकर के और मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाकर, फंदा बना करके, तब शुक्राशय से आकर के मिलता है, स्खलन नलिका बनाता है, मूत्र मार्ग से आकर जुड़ता है। तो ये शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका जो है बाबू वो मादा जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। बाद बाकी डिंब वाहिनी जो कि फैलोपियन ट्यूब है, यह तो है ही मादा, और अंडाशय ओवरी, ये गर्भाशय, डिंब वाहिनी, अंडाशय, ये तीनों ही मादा जनन तंत्र के भाग हैं। एक शुक्रवाहिका ही है जो नर जनन तंत्र के भाग है, मादा जनन तंत्र के नहीं है। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? बाबू पक्षी में भी होता है हीमोग्लोबिन, मनुष्य में भी होता है।
मक्खी में, कॉकरोच में, इन सब में नहीं होता हीमोग्लोबिन, इन सब के ब्लड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 76 का आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो बाबू, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है वो लगभग 2 हफ्ता होता है। तो 2 सप्ताह को अगर आप देखिएगा तो कैसे होगा, 12 से 20 दिन, लगभग 12 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन की होती है। और अगर आरबीसी का पूछता तब क्या कहते, लाल रक्त कोशिका का पूछता तब क्या कहते, 120 दिन की होती। कितने की? 120 दिन की। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो माइक्रोग्राफिया है, माइक्रोग्राफिया, इनको लिखने वाले रॉबर्ट हुक थे। प्रसिद्ध पुस्तक जो माइक्रोग्राफिया था, उन्होंने कोशिका का खोज किया था 1665 में। उन्होंने ही बुक लिखा था जिसका नाम था द माइक्रोग्राफिया, है ना, रॉबर्ट हुक। 78 का ऑप्शन नंबर सी। 79, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बाबू, कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में अगर हम उसे कहें तो उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है, चलते हैं हम आगे अपने अगले और ऑब्जेक्टिव के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो बताइए किस रूप में बचा हुआ जो भोजन है पौधे में किस रूप में जमा होता है? तो आप उसका नाम मंड जानते हैं। क्या जानते हैं? मंड। और मंड को ही अंग्रेजी में बाबू स्टार्च बोला जाता है, और स्टार्च को हिंदी में स्टार्च भी लिखा जाता है ना। तो मंड कह लीजिए, स्टार्च कह लीजिए, ये सब एक ही चीज है। 80 का ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव है बाबू, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव जो मॉडल सेट में आपको बिहार बोर्ड ने दिया था, वो आज खत्म हो गया। आइए अब हम शुरू करेंगे इसी मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और आप कैसे लिखेंगे उन प्रश्नों को, कैसे उसका आंसर आप खुद अपने से तैयार कैसे करेंगे, इन सब चीजों को हम आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और इस तरह से हम आप एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव को किया है, सब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के वीडियो में, जो कि बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो जारी हुआ है उसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप एक वीडियो होगा, सॉल्यूशन वीडियो होगा। तब तक के लिए आप सबों को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।